बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मौसूफ़ ने बहुत हाथ पाँव मारे कि अडियाला ना जाना पड़े, और इससे पहले उसने एक यू टर्न लेकर वो दरख्वास्त भी वापस ले ली कि मुझे अडियाला भेजा जाए। वो क्या किस्सा था और किस बात से डर कर इसके छक्के छूट गए, लेकिन बात न बनी। हाई कोर्ट ने तफसीली आर्डर जारी करके इसे पाबंद कर दिया और फिर इसे अडियाला पहुंचा दिया गया। ये बहुत बड़ी खबर है, इसलिए कि अडियाला ही वो मुकाम है जहां से इसे साइफर केस में सज़ा होनी है, और सज़ा कितनी मुद्दत में होनी है ये भी हम बात करेंगे। नियाजी ने या पीटीआई के कुछ लोगों ने एक ख़तरे को भांपते हुए एक ये कैंपेन चलाई कि फ़ौज के साथ डील हो रही है और डील के लिए बातचीत शुरू हो गई है। इस सिलसिले में कितनी ही कहानियाँ फैलाई गई और दो खच्चर भी लॉन्च किए गए ताकि इस बात को तक़वियत दी जा सके कि कोई ना कोई डील हो रही है। इसका मकसद क्या था और उस मकसद में किस तरह इन्हें बुरी तरह नाकामी हुई है। और साथ ही ये है कि आपने वो ज़राए का वो बयान सुन लिया होगा टीवी चैनल्स पर, और आप समझ गए होंगे कि ज़राए से क्या मुराद है। ज़राए ने इस मरतबा ये ख़बर फरमाइश की थी कि ये ज़राए के हवाले से चलाई जाए, इसमें कोई प्रेस रिलीज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। और उन्होंने बताया कि कोई डील नहीं हो रही, 9 मई के साने पर कोई नरमी नहीं होगी, और ये जो मुलाकातें हो रही हैं जिनको बुनियाद बनाकर डील का तसव्वुर दिया जा रहा है, तो ये मुलाकातें करने वाले अपने तौर पर मुलाकातें कर रहे हैं, जैसा कि मैंने अपने 2-3 व्लॉग्स में ये बात मुसलसल बताई। जबकि आपने बहुत सारे ज़राए से ये सुना होगा कि नहीं, कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है, तो ये चीज़ भी क्लियर हो गई। और फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने एक बात की है बड़ी मज़ेदार, और उन्होंने हमारे इस मौक़िफ़ की तायीद की है कि इमरान ख़ान को सियासत की अबजद का भी पता नहीं। इसकी तमाम चालें अगर नाकाम हुई हैं तो उसकी वजह यही है कि हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब ने ये एक फ़िक्रा इस्तेमाल किया है कि दौले शाह के चूहे के पास जितना दिमाग होता है, इमरान ख़ान के पास उतना दिमाग भी नहीं है। और ये नियाज़ी साहब ने ये बात एक टीवी चैनल पर बैठकर कही, और उससे उन बातों की तायीद हो गई जो हम करते रहे हैं कि इमरान ख़ान की किस तरह जब ये फ़ौज की सरपरस्ती से महरूम हुआ तो इसने जितनी भी चालें चली वो 100% चालें बुरी तरह नाकाम हुई, बल्कि इसका बेड़ा गर्क करने की तरफ वो एक बहुत यानी फैसला कुन किरदार अदा किया, और हर महाज पर इमरान ख़ान का बेड़ा गर्क हुआ। अब सवाए इसके पास प्रोपेगेंडे के मशीनरी के कुछ नहीं है। प्रोपेगेंडे की मशीनरी इसकी बहुत ताकतवर है। आपने देखा कि डील की कहानी फैलाकर इन्होंने खासी कामयाबी हासिल की ये तसर फैलाने में कि मामलात डन हो रहे हैं। बड़े बड़े मजाक, बीच में अमेरिका आ गया है, बीच में पता नहीं कौन सा आ गया मुल्क, और फ़ौज मजबूर हो गई है। फ़ौज को समझ आ गई है ये बात कि इमरान ख़ान के बगैर ये मुल्क चलने वाला नहीं है। ये एक मरतबा तसर बड़ी हद तक बहुत सारे लोगों में के जहन में जम गया था कि हाँ, कुछ ना कुछ तो भाई हो ही रहा है। आखिर ये दुरानी और मुशाहिद हुसैन जैसे खच्चर जो मैदान में आए हैं तो कोई ना कोई कहानी तो है। ये इस खच्चरों की, दोनों खच्चरों की पूरी कहानी में खोलता हूँ, लेकिन पहले ये अडियाला जेल वाली आपने पूरी वो चीज़ सुन ली कि किस तरह ये मुसलसल लगे हुए थे 1 महीने से कि हमें बल्कि ज़्यादा अरसा हो गया था कि अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए, अटक जेल से निकाला जाए। इस पर समाअत हुई, फैसला महफूज हुआ, फिर ज़बानी आर्डर हुआ परसों कि हाँ जी इसको अडियाला जेल पहुँचाया जाए। और इसको आपने देखा कि पीटीआई के लोगों ने इसे अपनी फतह करार दिया और इससे भी इस डील का हिस्सा करार दिया। और ये एक तवातुर के साथ, एक तसलसल के साथ ये सारे लोग लग गए, जुट गए इस बात पर, ये बात कहने कि देखो जी डील हुई है ना, डील करी थी। ये गुडविल जेस्चर उन्होंने ये अडियाला जेल जो भेजने का फैसला किया अदालत ने, ये कोई ऐसे नहीं किया, ये ऊपर से आर्डर आया है। आर्डर तो खैर ऊपर से ही आया था लेकिन इनको पता नहीं था कि आर्डर है क्या। अच्छा, परसों ये आर्डर आया दोपहर को, और रात को फैसला कर लिया गया कि अडियाला जेल इसको आज रात ही अटक से अडियाला जेल भिजवा दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा कर दिया गया था कि डील हो गई है, डील के तहत ये अडियाला जा रहा है, और डील के तहत ही वो लाहौर की जो 3-4 ख़वातीन थी, सनम जावेद वगैरह, उनकी रिहाई हो रही है। तो चुनाचे फिर फौरी एक्शन करते हुए इसकी अडियाला जेल मुंतकली रोकी गई ताकि ये डील का तसर ख़त्म हो। और इसी वजह से सनम जावेद को भी रिहा होने से पहले ही दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। ऐसा नहीं था कि वो जेल से निकल गई और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया।
जेल के अंदर से ही रीअरेस्ट किया गया, फिर उसको दूसरी जगह मुंतकिल किया गया। ये जनाब दोनों इकदाम इसलिए किए गए कि डील का जो तासुर है उसको नफ़ी किया जा सके, और वो नफ़ी हो गई। लेकिन इस दौरान एक बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट हुई, वो ये हुई कि इमरान खान तक ये मुखबरी हो गई। मुखबरी अब इतना मुश्किल काम नहीं है, ज़ाहिर है जेल हुकाम है, जज हैं, जजों का अमला होता है, वकील होते हैं और कुछ अफसरान होते हैं, कुछ वज़ीर होते हैं, तो बात कहीं ना कहीं से निकल जाती है। और बात खैर इतनी को सीगा राज की भी नहीं थी, सिर्फ समझने की बात थी। इमरान खान को किसी ने बता दिया कि जनाब अडियाला जेल अगर तुम जाओगे तो ये वहाँ साइफ़र का केस चलेगा और रोज़ाना की बुनियादों पर चलेगा, और बड़ी जल्दी तुम्हें सज़ा बोल दी जाएगी, सज़ा सुना दी जाएगी। इसलिए जनाब इमरान खान ने एक यू टर्न लिया, वो अपील वापस ली और बता दिया जज को भी और वकीलों को भी कि नहीं जनाब, मुझे तो मेरा तो अटक जेल में दिल लग गया है, मुझे अडियाला जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये हाथ पाँव मारने की एक कोशिश थी। इसको ये बात समझ में नहीं आई कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कुछ दिनों के लिए अडियाला जेल इसकी मुंतकली रुक भी जाए तो क्या मुस्तकिल रुक जाएगी, क्या केस फिर नहीं चलेगा। आला सतह पर ये तय हुआ है, आला सतह पर ये बात तय कर ली गई है कि अब साइफ़र केस को ढीलमल करके नहीं चलाना, इसको स्पीडी तौर पर चलाना है। और जो मुझे किसी ने बताया है वो ये है कि 1 महीने के अंदर अंदर इसको सज़ा सुना दी जाएगी, और वो सज़ा बहुत बड़ी होगी। वो 3 साल 5 साल की सज़ा नहीं होगी, वो 14 साल के आसपास की सज़ा होगी। और आज है 27 सितंबर, तो 27 अक्टूबर से पहले पहले इसको सज़ा सुना दी जाएगी और समातें जल्द हुआ करेंगी। हो सकता है कि रोज़ की बुनियादों पर तो ना हो, लेकिन एक दिन छोड़कर एक दिन छोड़कर, यानी तेज़ रफ्तार समात होगी। और तेज़ रफ्तार समात में वो सारे सबूत जज के सामने रख दिए जाएंगे, और उन सबूतों पर फिर जरा का वक्त होगा। और डिले तो अब सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसको तो तोशाखाना स्कैंडल की तरह 1.5 साल लगे या साल लगे, इस तरह नहीं होगा। वैसे भी आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का वो हुक्मनामा आपने सुन लिया होगा, जो किसी और तनाज़ुर में दिया गया है, इसमें नहीं। उन्होंने कहा कि अब ये जो वकील टाइम मांगते हैं ना, इल्तवा मांगते हैं, वो चक्कर अब नहीं चलेगा, अब केस आएगा और जल्दी निपटेगा। ये जो प्रैक्टिस थी वकीलों की, जो वकील आपके इल्म है कि वकील जब कहते हैं ना कि हमें मज़ीद तैयारी करनी है, मुझे बुखार हो गया है, मेरे बच्चे का ख़तना है, मेरे भतीजे की शादी है, तो केस मुलतवी किया जाए, तो फाइज़ ईसा साहब ने ये वाज़े कर दिया है कि अब इस तरह की समातें नहीं हुआ करेंगी। अब अदालती कार्रवाई ताख़ीर जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो जब सुप्रीम कोर्ट में ये चीज़ तय होगी तो निचली अदालतों में भी ये चीज़ बतौर एक प्रैक्टिस एक राइज हो जानी है कि केसेस का फ़ैसला जल्दी किया जाए। ये नहीं कि 1 हफ़्ते का डिले, 10 दिन का डिले, 15 दिन का डिले, ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। तो नाज़रीन, साइफ़र केस में इमरान खान को सज़ा सुनाई जाने वाली है 1 महीने के अंदर अंदर, और इस पर इमरान खान का जो सितारा है वो गर्दिश में इस बुरी तरह आया है कि अगर हम अपनी अवामी ज़ुबान में इस बात करें, इस्तिलाह में इल्म नजूम की इस्तिलाह में बात हम नहीं करते, अवामी ज़ुबान में फ़िक्रा इस्तेमाल करें तो वो यूँ बनेगा कि इसका सितारा गर्दिश करते करते लुढ़क कर ज़मीन पर आ गिरा है। ये जनाब इसकी साइफ़र वाली सज़ा है। और इसके साइफ़र के साथ ही नाजरीन इन्हीं दिनों में यानी मैं तयन नहीं कर रहा कि इस हफ्ते या अगले हफ्ते, लेकिन इसी दौरानिए में इस पर वो नैब का मुकदमा चलना है, वो 190 मिलियन पाउंड वाला, जिसमें बिलाखिर मलिक रियाज ने भी फंसना है। और इस केस में, नैब वाले केस में, तो ज़्यादा पेचीदगी वाला मसला ही नहीं है, सीधा साधा एक एतराफ़ है इमरान खान का, हाँ मैंने मलिक रियाज से ज़मीन भी ली, मैंने मलिक रियाज से पैसे भी लिए। वो अपनी हमाकत की बुनियाद पर यह एतराफ़ कर गया। उसकी जो नीयत थी एतराफ़ करने की वो ये थी कि दरअसल ये तो दोनों उसने डोनेशनें दी हैं। इसका ख्याल था कि डोनेशन की जब बात आएगी तो बात ख़त्म। वो डोनेशन तो यही होती है ना कि जितनी मर्ज़ी दे दो, जिसको मर्ज़ी दे दो, जो मर्ज़ी दे दे, डोनेशन तो डोनेशन है। लेकिन इसको पता नहीं था कि इस केस में जो बैकग्राउंड है उसकी बुनियाद पर ये जो डोनेशन है इसका एतराफ़ करना एतराफ़ी जुर्म करने के मुतरादिफ है, और ये बड़ी आसानी से ये केस भी जल्दी निपट जाएगा। इसके अलावा पाइपलाइन में एक के बाद एक केस आते रहेंगे, और उनकी तादाद ये जो बताते हैं ना कि 200, वो 200 वाला चक्कर नहीं है, लेकिन कई दर्जन केसेस पाइपलाइन में हैं, और उन सब में इसको सज़ा होनी है, सब में बारी बारी
इस महीने इसमें हो गई, 15 दिन के बाद उसमें हो गई, मज़ीद 1 महीने बाद उसमें हो गई, मज़ीद 15 दिन के बाद उसमें हो गई। बहुत सारे केस तो अभी चले ही नहीं ना, वो भी बारी बारी चलेंगे। नाज़रीन, ये जो गेम थी, मैं वाहद आदमी था जो कह रहा था कि मोहम्मद अली दुरानी और उसके बाद ये नया खच्चर आया मुशाहिद हुसैन डबल एजेंट, तो ये अपने तौर पर आए हैं और पीछे इनके फ़ौज या इस्टेब्लिशमेंट या मुक़्तदर इदारे या कोई और फरीक नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, झूठा तबसर दे रहे हैं। तो उसकी कहानी खुल गई है। कहानी ये खुली है कि PTI को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होगी। इमरान खान जेल में होगा, इमरान खान नाअहल होगा, इमरान खान को कई मुकदमात में सज़ाएँ हो चुकी होंगी, ये तो बाहर आने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन PTI इलेक्शन लड़ेगी। और ये को पाकिस्तान में पहली मरतबा नहीं हो रहा। नवाज़ शरीफ जेल में थे, नवाज़ शरीफ नाअहल थे, नवाज़ शरीफ को सज़ा हो चुकी थी और इलेक्शन में मुस्लिम लीग को इजाज़त थी, अगरचे वो इजाज़त ना होने के बराबर थी, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ थीं। अमलन सूरत हाल ये थी कि जैसे कि मुस्लिम लीग इलेक्शन तो लड़ सकती है, लेकिन इलेक्शन इसको जीतने नहीं देंगे। फिर भी उसने बहुत ज़्यादा सीटें ले ली। PTI को ये पता चल गया है कि बतौर जमात इस पर पाबंदी नहीं होगी, पाबंदी इमरान खान पर होगी, इस पर नहीं होगी। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ऐसी है कि इसके पास उम्मीदवार नहीं है, टिकट लेने के लिए कुछ तैयार नहीं है। जो चंद महीने पहले जो ड्रामा चला था इलेक्शन का, उसमें इसने 4-4 करोड़, 3-3 करोड़ और 1-1 करोड़ रुपया लेकर टिकटें दी थी बहुत सारे लोगों को। वो तकरीबन सारे के सारे अब इनके पीछे हैं कि हमें टिकट हम वापस करते हैं और हमें हमारा पैसा वापस दो। तो ये अब PTI के लिए एक बड़ा नाजुक मरहला है कि इलेक्शन लड़ने की हमें इजाज़त होगी, लेकिन हमारे पास उम्मीदवार नहीं है, या हैं तो बहुत कम है। गर्मी है, बाज़ार जो है वो इस तरफ है ही नहीं, यहाँ तो ठंडा पड़ा हुआ है। इसके हल के लिए इन्होंने फिर 2 भाड़े के टट्टुओं की खिदमात हासिल की। वो भी भाड़े का टट्टू है मोहम्मद अली दुरानी, और ये भी भाड़े के खच्चर है मुशाहिद हुसैन। इनके साथ एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया कि आपने ये इससे इस तरह चीज़ें देनी है, इस तरह के बयानात देने हैं। मोहम्मद अली दुरानी, ज़ाहिर है एक अंदाज़ा ये भी है कि ये जो PTI को इजाज़त होगी इलेक्शन लड़ने की, इसकी सूरत क्या होगी वो मैं अभी अर्ज़ करता हूँ। उसी सूरत के हवाले से मोहम्मद अली दुरानी का ख्याल था कि मुझे इसमें कोई बड़ा ओहदा मिल जाएगा, उसकी ये थी। और मुशाहिद हुसैन को कहा गया कि मोहम्मद अली दुरानी तो हो गया फलाप, और लोगों ने इस पर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि ये तो 3 में न 13 में ये कहाँ से डील कराने आ गया। तो मुशाहिद हुसैन ज़रा नए पैंतरे के साथ आया, और मुशाहिद हुसैन वाकई नए पैंतरे के साथ आया, लेकिन अहमक आदमी है वो भी। अहमक से मुराद ये है कि जब आप कोई किराए पर किसी के लिए टट्टूगिरी करते हैं तो फिर आपका दिमाग उस तरह काम नहीं करता। और ये अखबारी या दानश्वरी, वैसे भी मुशाहिद हुसैन की दानश्वरी के बारे में सब जानते हैं कि इसने कैसी कैसी अहमकाना बातें और अजीब व गरीब थ्योरियाँ खारजा पॉलिसी के वाले से मज़गा खेज हद तक दे रखी हैं। कुछ लोग जो हैं वो ढोंगी होते हैं। इसने हवा एक बनाया हुआ था कि मैं दानश्वर हूँ, खारजा अमूर का माहिर हूँ, वो सारा हवा फूट गया। तो अब इसने जो पैंतरा बदल कर एक नई स्कीम शुरू की, उसमें खुद ही एक्सपोज हो गया। मसलन इसने एक बात तो ये की कि फ़ौज और इमरान खान में आशिक और मशूक का रिश्ता है, वो उस पर मैंने कल भी बात की थी। दूसरी बात ये की कि फ़ौज को डील करना पड़ेगी, और डील जो होगी वो मदर ऑफ ऑल डील्स होगी। ये इनके ख्याल में इतना बड़ा बम मुशाहिद हुसैन ने चलाया कि मदर ऑफ ऑल डील्स होने वाली है। तो भाई टिकट लेने वाले तो भागे भागे आएंगे कि भाई ये तो फ़ौज झुक गई जिस पार्टी के सामने, तो अब उस पार्टी को कौन हरा सकता है। तो चनाचे मदर ऑफ ऑल डील्स का इसने डोल डाला और ये कहा कि नवाज़ शरीफ फ़ौज का कुछ नहीं बिगाड़। भाई नवाज़ शरीफ ने कब कहा है कि वो फ़ौज का कुछ बिगाड़ रहे हैं। लेकिन ये जब इसने कहा ना कि आशिक मशूक की जंग है इमरान खान और फ़ौज में, तो इससे इसके अगले फ़िक्रे की भी कीमत जो थी वो गिर गई, उसका वज़न ख़त्म हो गया। कि आप सबको पता है, बच्चे को भी पता है, इमरान खान को पता है, PTI के हामी हर आदमी को पता है, मीडिया वालों को पता है, दानश्वरों को पता है, सियासतदानों को पता है कि बाकी किसी के साथ रिश्ता जैसा भी हो, इमरान खान के साथ जो रिश्ता है वो मारने भरने का रिश्ता है। और उसकी वजह 9 मई है। आपने कल जो ज़राए के हवाले से उनका बयान आपने सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया, उसके बाद तो मामला क्लियर है कि आशिक मशूक का नहीं, यहाँ तो या तू नहीं या मैं नहीं, इस तरह का मसला है। और इस खेल में आप जानते हैं कि तू नहीं या मैं नहीं में आखिर में किसने जाना होता है। जिनके पास ताकत है, सारी ताकत है, और जिनके साथ
پاکستان کی عوام کی اکثریت کم سے کم اس مسئلے پر ان کے ساتھ ہے 9 کے حوالے سے، تو وہی جیتیں گے۔ تو چنانچہ امیدواروں کو گھیرنے کی ہی یہ کوشش بری طرح ناکام ہو گئی۔ محمد علی درانی بھی دھتکار دیا گیا اور یہ مشاہد حسین نے بھی اپنی مٹی پلیت کروا دی، اور یہ اتنا بدعنوان اور بے ایمان آدمی ہے مشاہد حسین کہ اس کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں، لیکن یہ جہاں جاتا ہے اپنا تعارف مسلم لیگ نون کے طور پر کراتا ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ پچھلے الیکشن میں اس کو شہباز شریف نے ٹکٹ دیا تھا سینٹ کا، اور شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، میاں نواز شریف اور محترمہ مریم نواز، ان دونوں کی دشمن ایک خاتون جو کافی طویل عرصے سے ان دونوں پر گند اچھال رہی ہے، گندے فوش فکرے کشتی ہے، ان کے بارے میں جھوٹ گھڑتی ہے اور غیر اخلاقی حد تک گر کر جھوٹ گھڑتی ہے، اس کو شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ کا لیڈر بنا دیا ہے۔ سفینہ خانم کو خاتون ہے لندن میں، نہایت بدگماش قسم کا اس کا طرز عمل ہے، نہایت بد تہذیب، بد اخلاق، اور یعنی اس کے بارے میں آپ جو بھی لفظ استعمال کریں اس میں کوئی یعنی مبالغہ نہیں ہوگا، یہ ایسی عورت ہے۔ شہباز شریف کو وہ اس لیے بھاگ گئی ہے کہ وہ نواز شریف اور مریم کی دشمن ہے۔ تو اسی طرح شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کے نواز شریف کے، مریم نواز صاحبہ کے بہت سارے دشمن چن چن کر بھرتی کیے مسلم لیگ نون کی میڈیا ٹیم میں۔ یہ مریم اورنگزیب کیا ہے؟ یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ در پردہ عمران خان کے لیے کام کرتی ہیں، واللہ عالم، لیکن بہرحال ان کے بارے میں کوئی ذہن لوگوں کے صاف نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے چن چن کر لگایا ہے جو نواز شریف کے دشمن، مریم نواز کے دشمن تھے اور ہے۔ بہرحال یہ مشاہد حسین ہو یا محمد علی درانی ہو، ان دونوں کا کھاتا گل ہو گیا ہے، اور ان کی وجہ سے ایک الٹا امپریشن قائم ہوا ہے، کیونکہ اب یہ بات کھل گئی کہ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ تو جس مقصد کے لیے یہ سارا ڈرامہ انہوں نے رچایا تھا کہ ٹکٹیں لینے والوں کی لائن لگ جائے گی، تو وہ خیر سے شروع سے ہی وہ زمین بوس ہو گیا۔ زمین بوس کیا ہو گیا؟ زمین کو توڑ کر فرش میں گھس گیا ہے۔ اچھا ناظرین، حفیظ اللہ نیازی صاحب نے جو کہا کہ یہ تو دولے شاہ کے چوہے جیسی بھی عقل نہیں رکھتا، اور یہ خیر ایک بڑی دردناک کہانی ہے کہ دولے شاہ کے چوہے ہوتے کیا ہیں۔ یہ نارمل گھروں میں پیدا ہونے والے نارمل بچے ہوتے ہیں جو اگر یہ دولے شاہ کے مزار پر نہ بھیجے جاتے تو ان میں سے کوئی افسر ہوتا، کوئی فوجی افسر ہوتا، کوئی وکیل ہوتا، کوئی بیوروکریٹ ہوتا، کوئی تاجر ہوتا، کوئی عالم دانشور اسکالر ہوتا، کوئی سائنسدان ہوتا، کچھ بھی ہوتا۔ لیکن جناب یہ ایک رسم ہے کہ وہ پیر صاحب کی منت مانتے ہیں، اور پھر جب وہ بچہ پیدا ہوتا ہے، منت کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ مزار میں جا کر رکھاتے ہیں، اور مزار میں یہ ظلم ہوتا ہے انگریزوں کے دور سے اب تک ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کسی حکومت میں اتنی شرم، حیا اور رحم نہیں ہے کہ وہ اس پریکٹس کو ختم کرائیں۔ دربار والے اس بچے کا سر بند کر دیتے ہیں، بھینچ دیتے ہیں، کس دیتے ہیں۔ وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے لیکن سر بڑا نہیں ہوتا، دماغ بڑا نہیں ہوتا، دماغ گرو نہیں کرتا۔ تو ایک 20، 25، 30، 40، 50 سال کا آدمی آپ دیکھتے ہیں تو اس کے سر میں دماغ ہوتا ہے 2 سال 3 سال کے بچے کا۔ تو یہ ظلم کتنا بڑا ظلم ہے، اس ظلم کو کوئی ختم نہیں کرنے والا۔ تو ظاہر ہے اس کے اندر اس کے پاس دماغ نہیں ہوتا تو عقل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس تناظر میں اگر یہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کی بات کو دیکھا جائے تو بڑی صحیح ہے، کیونکہ عمران خان نے جب سے اس کے سر سے فوج کی سرپرستی، فوج کا سایہ اس کے سر سے ہٹا، اس کے بعد سے مجھے آپ بتائیں کہ اس کی ایک بھی چال کامیاب ہوئی ہے، حالانکہ ان 1.5 سال میں اس نے کم سے کم 100 چالیں چلی ہیں۔ اب میں وہ 100 چالیں گنوانے میں بیٹھوں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ میں 100 چالیں بالکل نہیں گنوا رہا، صرف مثال کے طور پر 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثلاً اگر اس کی جگہ کوئی سیاستدان ہوتا، درمیانے درجہ میڈیاکر قسم کا سیاستدان ہوتا، اس سے بھی چھوٹا سیاستدان ہوتا، اس سے بھی چھوٹے ذہن والا، وہ اسمبلی نہیں توڑ سکتا تھا۔ اس کو اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ اسمبلیاں توڑ کر میں اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا لوں گا۔ اس نے اسمبلیاں توڑی، اور جو اس کے میڈیا میں بیٹھے ہوئے اس کے حامی ہیں وہ بھی اپنی اپنی جگہ دولے شاہ کے چوہے ہیں، دولے شاہ کے چوہے۔ سب نے غل مچایا، ٹی وی اسکرینوں پر شور مچ گیا کہ لو جی عمران خان نے ٹرمپ کارڈ، بلکہ ڈونلڈ ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ کھیل دیا۔ اب کیا ہوگا؟ اب تو فوج بس گئی۔ تو پھر پرویز الہی جو تھا وہ ہے تو بڑا بے ایمان اور کرپٹ آدمی، انتہا درجے کا کرپٹ ہے، کوئی شبہ ہی نہیں، لیکن وہ اسے سیاست کی سمجھ بوجھ ہے، اسی لیے اس نے آخر دم تک عمران خان کو کنونس کیا کہ یہ کام مت کرو،
وزیر اعلیٰ کسی اور کو بنانا تو بنا دو، لیکن اسمبلی توڑنے کا کام مت کرو، میں بھی مارا جاؤں گا، تم بھی مارے جاؤ گے۔ اور وہ پھر آپ نے دیکھا کہ پرویز الہی بھی جیل میں ہے، وہ بھی جیل میں ہے۔ پرویز الہی کو اس مرتبہ وہ سہولتیں نہیں ملی جو پچھلی مرتبہ اس کو ملی تھی، جس کا میں نے ایک بلاگ میں ذکر کیا تھا۔ بڑا پریشان ہے اور رو رہا ہے جیل میں، کیونکہ اس سے وہ ساری سہولتیں جو اس کے لگائے ہوئے سبڈیوٹ کی وجہ سے مل رہی تھی وہ اس بار ختم ہو گئی ہیں۔ تو ابھی تو ان کے رونے کا ٹائم آیا ہے۔ اور ہم پرویز الہی کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے، یہ پی ٹی آئی والوں نے ایک ہوا ایک بت یہ بھی بنا دیا کہ دیکھو جی، سب کہتے تھے پرویز الہی ٹوٹ جائے گا، یہ ڈٹ کر کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن دیکھو وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ تو ہم کہتے تھے بھائی وہ ڈٹ کر اس لیے کھڑا ہے کہ اس کی معافی نامہ، اس کا جو معافی نامہ ہے وہ قبول ہی نہیں کیا جا رہا، اسی لیے ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے۔ تو کل آپ نے دیکھا کہ چودھری سالک حسین نے اس بات کی تائید کر دی، وہ ملنے گئے پرویز الہی سے جیل میں، اور بعد میں میڈیا سے بات کرتے انہوں نے کہا کہ ہم پرویز الہی کو منانے نہیں گئے تھے، ان سے ملنے گئے تھے۔ اور ساتھ ہی ایک فکرہ کہہ دیا کہ پرویز الہی کی پریس کانفرنس کی ان کو شاید ضرورت ہی نہیں ہے، شاید کا لفظ فالتو ہے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کو ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پرویز الہی نے کتنی مرتبہ میسج بھیجا ہوگا کہ مجھے موقع دیں حضور۔ تو پرویز الہی کو جواب ہر مرتبہ یہی ملا کہ موقع نہیں، اب تو تمہارے ساتھ جو ہوگا وہ عدالت ہی میں ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کوئی اور ماجرا نہیں ہے، بلکہ اس کی بے انداز کرپشن ہے جو اس نے اور مونس الہی نے کی ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ نہ تو پرویز الہی بچے گا، نہ مونس الہی بچے گا۔ مونس الہی اسپین میں بیٹھ کر یہ سمجھ رہا ہے کہ جہاں تو مجھے کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا۔ اس نے ایک جنت شداد بنا رکھی ہے، وہاں بہت بڑا اس نے ایک پراپرٹی، وہ ایک کیا اس کو کہتے ہیں، اسٹیٹ اپنی بنا لی ہے۔ اس میں باغات ہیں، سوئمنگ پول ہے، جھیلیں ہیں، سب کچھ ہے، یعنی اربوں روپے کی جائیداد اس نے، جو یہاں پاکستان میں اس پارٹی کے لوگ کرتے ہیں، پی ٹی آئی وقاف لیگ کے لوگ، اسی طرح کا اس نے وہاں ایک اڈا بنا لیا ہے بہت بڑا۔ لیکن بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ مونس الہی کو پکڑ کر پاکستان لایا جائے گا اور ان سے لوٹی دولت ان دونوں سے وصول کی جائے گی۔ وہ لوٹی دولت عوام تک پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی ہمیں نہیں پتہ، لیکن ان کے پاس وہ نہیں رہے گی، ان سے لے لی جائے گی۔ تو ناظرین، آخری جو اہم نکتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت، تو وہ ایک گیم چل رہی ہے۔ گیم یہ چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینا ہے تو شاہ محمود قریشی کو چیئرمین ماننا ہوگا، اور شاہ محمود قریشی ہی فیصلہ کرے گا کس کو ٹکٹ دینا ہے، کس کو ٹکٹ نہیں دینا۔ یہ مختصر سی خبر میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اس خبر کی تشریح ہم کسی اگلے پروگرام میں کر لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام تک خدا حافظ۔